दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से 1 मिनट कुछ कहना चाहूँगा। दरअसल यूट्यूब की जो दुनिया है, अब मेरा चैनल है, आप लोगों ने प्यार दिया, इसको बढ़ाया, आगे पहुँचाया, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे और आपके हाथ से बड़ी ऊपर की चीज़ें हैं। जैसे यूट्यूब की कुछ पॉलिसी हो जाए, कुछ चीज़ें उसकी नज़र में खटक जाए। अब ये एडल्ट कंटेंट तो है ही कि क्राइम की कहानी है, मर्डर का जिक्र है, रेप का जिक्र है, किसी के घर जलने का जिक्र है, तो हो सकता है कि आज यूट्यूब पे चैनल है, कल हो ना हो। तो हर आदमी के पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर मुझे कोई दिक्कत हो या फिर आपको कोई दिक्कत हो तो हम दोनों एक दूसरे से अपनी बात किसी तीसरे माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से रख सकें। इस वजह से मैंने फेसबुक पे भी एक पेज बनाया है। उस पेज पे भी क्राइम की कहानी आएंगी और उस पेज का फ़ायदा ये होगा कि कभी यूट्यूब पे कोई दिक्कत हो जाए, मैं इस पर वीडियो ना डाल पाऊँ, तो आपको उस माध्यम से अपने बारे में सूचना दे सकता हूँ। और साथ ही उस चैनल पे, उस पेज पे कुछ ऐसी कहानियाँ आएंगी जिन कहानियों को मैं इस चैनल पे नहीं डालता हूँ, नहीं सुनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहानियाँ 6 से 7 मिनट की हैं। और उन कहानियों में इस हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे जो कुछ हो रहा, ऐसे ही सेम जैसे यहाँ क्राइम की कहानी है तो यहाँ लेंथ ज़्यादा होती है। फेसबुक पेज पे लेंथ बहुत कम होगी, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, और ऐसी ही कहानियों को कवर करूँगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, आप लोग प्लीज़ जाइए और उस पेज पे भी अपना प्यार दिखाइए। जैसे इस चैनल को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है, सराहा है, उस पेज को भी एक बार चेक कीजिएगा। अगर पसंद लगे तो प्यार ज़रूर दीजिएगा, नहीं लगे तो आप लोग कंप्लेन कीजिए, आप लोग आदेश दीजिए, जो गलती होगी वो सुधारी जाएगी। लेकिन एक मुझे लगा कि एक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए। तो प्रखर ठाकुर नाम से पेज है। कैसा दिखता है पेज का, लोगो क्या है, वो तमाम चीज़ें आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी आप लोग चाहें तो प्रखर ठाकुर सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी शायद सर्च से आ जाए। तो आप लोग ज़रूर फेसबुक पे भी अपना प्यार दीजिएगा। खैर, ये तो रही एक औपचारिक बात। भविष्य में हमारे आपके बीच कभी दूरी ना हो, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी के आगे पीछे ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक लाइन कहूँगा कि कहानी सुनाते सुनाते और कहानी सुनते सुनते हम लोग कुछ चीज़ों के बड़े आदी हो गए, और कुछ चीज़ें हम बड़ी कैजुअलिटी में ले लेते हैं। यानी कि ये हुआ है तो इसके बाद ये होगा ही होगा, और यहाँ पे अगर ये गलती हुई तो क्यों हुई, ये तो बड़ा सिंपल सा मामला था। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी, इसमें बहुत चीज़ें तो नहीं है, लेकिन एक लूप होल ऐसा है और एक चीज़ ऐसी है जो शायद हम लोगों के जहन में बैठी है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब से। पंजाब में एक जगह जालंधर, और जालंधर में एक इलाका लगता है विद्यासागर इलाका। और इसी इलाके में तारीख है 8 नवंबर साल 2023 की। एक शख्स जिसका नाम था हुकुमचंद अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। अब हुकुमचंद लापता हुआ तो परिवार वालों ने फिर खोजना शुरू किया, ये कहाँ गया। शुरुआत में ये लगा कि रिश्तेदारों के यहाँ गया होगा, कहीं और गया होगा, लेकिन अब 8 तारीख को गायब हुआ। 1-2 दिन तक परिवार वालों ने आसपास के इलाकों में पता कर लिया, रिश्तेदारों के यहाँ पता कर लिया, जहाँ जहाँ वो जा सकता था उन दोस्तों से भी पता कर लिया। लेकिन अब 2 दिन गुजर गए और किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी रिलेटिव के यहाँ कहीं कोई खबर, कोई सूचना मिली नहीं। तो फिर परिवार वालों को लगा कि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए परिवार वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। और जाने के बाद पुलिस वालों से बताते हैं कि हमारे घर का एक संबंधी है, एक रिलेटिव है जिसका नाम है हुकुमचंद, और वो गायब हो गया है। अब पुलिस वालों के पास जब ये मामला पहुंचा तो पुलिस वालों ने पूछा कि कैसे गायब हुआ। तो इस पर एक शख्स था जिसका नाम था गोरोए। गोरोए कहता है कि मेरा एक साला है जिसका नाम है हुकुमचंद, और यहीं में ये दिलबाग इलाके के बगल एक किराए का कमरा लेके रहा करता था। घर से बाहर वो आया था पढ़ने लिखने, नौकरी करने, थोड़ी सी नौकरी करता पार्ट टाइम, बाकी जो समय मिलता उससे पढ़ाई लिखाई भी कर लेता। यहीं वो किराए के मकान में रह रहा था। 7 तारीख तक बात हुई। 8 तारीख को हमने फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं। अब फ़ोन नहीं लगा तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है पढ़ाई लिखाई या काम काज में अपने बिजी हो, हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद शाम को भी फ़ोन किया, शाम को फिर फ़ोन नहीं लगा। अब जब फ़ोन नहीं लगा तो हमें थोड़ी सी टेंशन हुई, लेकिन फिर हमने इग्नोर कर दिया इस वजह से कि क्या पता फ़ोन चार्ज नहीं हो, कहीं गया हो, नेटवर्क नहीं हो। लिहाजा फिर हमने रात को फ़ोन किया। अब जब रात को फ़ोन किया और फिर फ़ोन नहीं लगा, तब जाके हमने मकान मालिक को फ़ोन किया कि क्या हुकुमचंद दिखाई दिया था क्या। अब जब ये हमने फ़ोन किया मकान मालिक के पास, तो मकान मालिक ने कहा कि भैया वो तो सुबह से ही निकला है और अभी तक लौट के नहीं आया। अब मकान मालिक से तो इस उम्मीद में फ़ोन किया गया था कि मकान मालिक बात करवा देगा,
लेकिन जब मकान मालिक ने कहा कि सुबह से गया और आया नहीं, तब परिवार वालों को चिंता होने लगी। परिवार वालों ने फिर उसके दोस्तों को फ़ोन किया, जिसके साथ वो काम करता था, जिसके साथ वो घूमता फिरता था। अब जब दोस्तों को फ़ोन किया गया तो दोस्तों से ये पूछा गया हुकुमचंद के बारे में, तो उन्होंने भी मना किया, कहा कि नहीं, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है। हम भी फ़ोन कर रहे थे लेकिन उसका फ़ोन लगा ही नहीं। अब परिवार वाले परेशान, उन्हें ये लगा कि हो सकता है किसी रिलेटिव के यहाँ चला गया हो। इसके बाद परिवार वालों ने रिलेटिव के पास भी फ़ोन किया, इस उम्मीद में कि क्या पता गया हो। लेकिन चाहे जितने रिलेटिवों से पूछताछ हुई, चाहे जितने दोस्तों से पूछताछ हुई, जो हुकुमचंद था उसका कहीं कुछ पता ना चला। 8 तारीख बीत गई, 9 तारीख की सुबह हो गई, और 9 तारीख की सुबह होते होते पूरे परिवार, पूरे रिलेशन, जितने रिश्तेदार थे, सब में हड़कंप। सारे लोग अब खोजने निकलते हैं, दूर के दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, जहाँ जहाँ हुकुमचंद जा सकता था, और उस जगह पे जहाँ वो काम करता था, उस जगह पे जहाँ वो कभी बैठता था, उस जगह पे जिस दोस्त से खासी दोस्ती थी, उसके पास परिवार वालों ने पता करना शुरू किया कि हुकुमचंद वहाँ आया था या फिर कोई जानकारी किसी के पास है या नहीं है। इधर परिवार वाले पता कर रहे हैं, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही। परिवार वाले परेशान हैं, इर्द गिर्द हर जगह छान मारा, और जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, तो फिर पुलिस वालों के पास ये आते हैं, और आने के बाद 10 तारीख को कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस वालों ने जब ये पूरा बात सुना, पूरे मामले की जानकारी हुई, तो पुलिस वालों ने फिर उम्र वगैरह पूछी कि क्या उम्र थी। परिवार वालों ने उम्र बताई, और उम्र और तस्वीर, ये 2 चीज़ें जब परिवार वालों ने पुलिस वालों के हवाले की, तो एक चीज़ जो पुलिस वाले अक्सर गलती कर जाते हैं, उस गलती को पुलिस वालों ने यहाँ भी दोहरा दिया। दरअसल जब अगर कोई लड़का है और अगर उसकी उम्र 16 से 25, 30, 26 या फिर मान के चलिए 33-35 साल तक है, या फिर कोई लड़की भी है, तो अगर 16 से 35 साल के बीच उसकी उम्र है, और अगर कोई शंका, कोई संदेह, किसी से कोई लड़ाई झगड़े का कोई सबूत नहीं मिल रहा, और आदमी गायब है या फिर लड़की गायब है, तो ऐसे हाल में पुलिस वालों के और आसपास के जो लोग होते हैं, तमाम लोगों के जहन में बस एक चीज़ आती है कि कोई मामला रहा होगा, घर की कोई टेंशन रही होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई मामला रहा होगा, और उन्हीं तब चीज़ों में जो लड़की है या लड़का है वो भाग गया। अब उसको खोजने जाएं, कहाँ कहाँ खोजें, और अगर लड़का सुरक्षित है, अपनी मर्जी से भागा है, तो क्यों इतना माथापच्ची करना। परिवार वालों को समझा बुझा के भेज देंगे, लड़के का मन लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो खुद लौट आएगा। और यही तमाम चीज़ें इस मामले में भी हुई। शुरुआत में पुलिस वालों को लगा कि शायद अपने मर्जी से लड़का गया होगा, लिहाजा उन्होंने बहुत मामले को गंभीरता से लिया नहीं, परिवार वालों को समझा बुझा के भेज दिया। परिवार वालों को जब समझाया तो वो भी मान गए, अपने घर आ गए, बात आई गई हो गई। इधर परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं से कोई जानकारी मिल नहीं रही। पुलिस वाले भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, अलग अलग मामलों पे ध्यान दे रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, 1-2 दिन और गुजरा, लेकिन इसी बीच पुलिस वालों के पास जहाँ ये कंप्लेन दर्ज हुई थी, वहीं एक दूसरा फ़ोन आ जाता है। अब दूसरा फ़ोन आता है, फ़ोन करने वाला शख्स सामने से बताता है कि साहब यहाँ पे कुछ सस्पिशियस चीज़ है, यानी कुछ ऐसी चीज़ जिसे देख के लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो कानून के लिए हो। अब ये फ़ोन जब पुलिस वालों के पास आया तो पुलिस वालों ने सोचा कि चलो चल के देखते हैं क्या है भाई ऐसा। इसके बाद पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद जब पहुंचते हैं तो एक किसान था दिलबाग इलाके में, दिलबाग नगर इलाके में, और वो किसान पुलिस वालों से कहता है कि साहब आप पराली के पास जाइए तो आपको एक चीज़ महसूस होगी। पुलिस वालों ने पूछा क्या? उस आदमी ने कहा कि साहब मेरे पराली के नीचे से कुछ बदबू आ रही, और बदबू ऐसी कि पराली में किसी जानवर के जाने का कोई चांस है नहीं, जाने का कोई निशान भी नहीं है, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जिसे इसमें कुछ छुपाया गया है। अब पुलिस वालों ने जब ये बात सुनी तो वो भी सन कि जाने के भी सच में कोई निशान नहीं है, पराली एकदम सेफ है, ऐसा लग रहा है कि अंदर जैसे कुछ डाला गया हो और फिर कवर कर दिया गया हो। तो पुलिस वालों ने फ़ौरन उस पराली को हटाया, और जैसे ही अंदर झांका पराली के, तो अंदर से इतनी तेज़ बदबू आई कि पहले तो पुलिस वाले पीछे हटते हैं, उसके बाद मुंह पे रुमाल रखते हैं, रखने के बाद जैसे ही आगे जाते हैं तो अंदर एक दुपट्टे में लिपटी हुई सड़ी गली लाश मिलती है। लाश की हालत ऐसी थी कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल। पुलिस वालों ने देखा, देखने के बाद अब एकदम परेशान, ये लाश कहाँ से। इसके बाद अब जो काम था वो करना था। फ़ौरन पुलिस वालों ने अपनी टीम को फ़ोन किया, टीम आती है, जो फॉरेंसिक वाले वो आते हैं, बॉडी को कब्जे में लिया जाता है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है।
इधर अब उस पूरे खेत के बारे में पता किया जाता है, तफ्तीश की जाती है कि ये मरने वाला शख्स कौन है, किसकी लाश यहाँ पे आ गई, क्या किसी ने कुछ करते देखा, क्या कोई यहाँ संदिग्ध पाया गया। इधर ये तमाम चीज़ पुलिस वाले पता करते हैं, यहाँ भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि पहले केस को तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि गायब है, लेकिन यहाँ एक लाश मिली थी, अब इसको तो पता करना था। लिहाजा पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज है क्या, क्योंकि लाश 2 से 3-4 दिन पुरानी थी। तो अगर मिसिंग कंप्लेन चेक कर लेंगे तो पहले उन्हीं को बुला के पूछताछ कर लेंगे। लिहाजा पुलिस वालों ने इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर मिसिंग कंप्लेन खंगालनी शुरू की तो तमाम कंप्लेनें दर्ज थी अलग अलग थानों में, और उन्हीं में से एक कंप्लेन दर्ज थी इस हुकुमचंद के गायब होने की। अब शकल सूरत, कदकाठी, डील डॉल, बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें जब मैच कराई गई तो किसी भी मामले से तो नहीं मैच हुई, लेकिन जो हुकुमचंद था उसकी बॉडी यानी जिस हिसाब से वो दिखता था और ये जो डेड बॉडी मिली थी वो चीज़ें दोनों मैच कर जाती हैं। अब जब मैच हो गई तो आखिरी ऑप्शन यही था कि परिवार वालों को भी बुला के शिनाख्त करवा ली जाए। पुलिस वालों ने परिवार वालों को बुलाया। बुलाने के बाद बॉडी की शिनाख्त कराई गई और शिनाख्त परिवार वालों ने कर ली और कहा कि साहब ये हमारे ही घर का हुकुमचंद है जिसकी मिसिंग कंप्लेन हमने दर्ज करवाई थी। अब मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई, इधर बॉडी मिल गई, पोस्टमार्टम हो चुका, हत्या की पुष्टि हुई और ये कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि किसी ने हुकुमचंद को गले दबा के मारा है, यानी गले को कसा और कसने की वजह से मौत हुई। यानी एक शख्स जो अब तक गुमशुदा था अब उसकी लाश का मिलना हुआ है और उसके कत्ल का अब जांच पड़ताल होगा। पुलिस वालों ने फिर से जांच पड़ताल शुरू की, मामले की छानबीन की, लेकिन उसी रवैये के हिसाब से जिस रवैये के हिसाब से इन्होंने गुमशुदगी की भी तलाश की। वक्त गुजरता रहा, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे। सबसे पहले ये पूछा कि क्या किसी से कोई दुश्मनी। परिवार वालों ने कहा कि साहब अब एक सिंपल सा आदमी है, यहाँ पे अकेले रह के काम करता है, यहाँ ना इसकी कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई ज़मीन है, ना कोई दुकान खुद की है, तो विवाद क्यों होगा। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या घरेलू कोई मामला था क्या। ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब अगर घरेलू मामला होता तो हम खुद इतना खोजने क्यों आते हैं। पुलिस वालों को लगा ये भी बात ठीक है, लेकिन अब सारी बातें अगर ठीक है तो फिर मार कौन सकता है। मारने के लिए कोई मोटिव, कोई दुश्मनी, कोई चीज़ होनी चाहिए, तो मारेगा कौन। तो अंत में पुलिस वालों के जहन में एक चीज़ आई कि काम करते हैं, इस मरने वाले शख्स की कॉल डिटेल निकाल लेते हैं। कॉल डिटेल में हो सकता है कुछ संदिग्ध नंबर मिल जाए। पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकाली। अब इत्तेफाक देखी कि कॉल डिटेल में भी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर मिला ही नहीं। माँ के नंबर थे, बाकी परिवार वालों के नंबर थे। एक नंबर था जिससे बातचीत होती थी। पुलिस वालों ने उस नंबर के बारे में जब पता किया और परिवार वालों से पूछा तो पुलिस वालों को परिवार वालों ने बताया कि साहब ये एक लड़की का नंबर है और इस लड़की को हम लोग जानते हैं, ये लड़की मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है और इस बीच थोड़ी सी तकरार चल रही है। अब तकरार की जब बात आई तो पुलिस वालों का माथा ठनका। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, इस नंबर के बारे में थोड़ी और डिटेल निकालते हैं। तो जब थोड़ी सी और डिटेल निकाली तो एक और चीज़ जो निकल के सामने आई और यहीं से पुलिस वालों का ध्यान भटक गया। फिर दरअसल 10 बार कम से कम अगर इस लड़की ने फ़ोन किया था तो 100 बार उस लड़के ने फ़ोन किया था, यानी लड़का ज़्यादा फ़ोन कर रहा था, लड़की कम। तो यहाँ तो मामला क्लियर था कि जो प्रॉब्लम थी वो लड़के की तरफ से थी, लड़की का ज़्यादा मतलब था नहीं। 1-2 बार 1-2 मिनट के लिए फ़ोन हुआ था। तो पुलिस वालों को लगा कि चलो इस मामले में भी क्या ही बात है, अब फ़ोन आया इस हिसाब से तो हम पूछताछ कर नहीं सकते। पुलिस वालों ने जाँच पड़ताल का एंगल फिर से बदल दिया। जाँच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, कहीं से कोई सबूत नहीं, कहीं से कोई सुराग नहीं। वक्त गुजरता चला गया। 12 तारीख को लाश मिली थी और देखते देखते 23 तारीख हो गई। पुलिस वाले अपने तरीके से सारी मशक्क़तें कर रहे हैं। इधर पुलिस वाले मशक्क़त कर रहे हैं, इधर जो परिवार वाले थे वो भी अपने तरीके से गुपचुप तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, जी जालग इधर उधर कर रहा है। तो इसी तमाम तफ्तीश के दौरान, इसी तमाम छानबीन के दौरान जो जीजा था एक बार फिर से 24 तारीख को यानी 24 नवंबर को पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब अगर कोई डाउट वाला नंबर मिला नहीं है, आपको अभी तक कोई सबूत भी नहीं मिला, तो एक चीज़ कीजिए आप, ये जो आखिरी नंबर जिस लड़की का मिला था जिसका नाम था रुपिंदर उर्फ काटो, तो आप एक बार काटो के नंबर पे भी पता कर लीजिए, एक बार उससे भी पूछताछ कर लीजिए, क्या पता कुछ बात बन जाए। अब पुलिस वालों के पास एक मजबूरी आई और जो मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों के जहन में कई डाउट होता है कि अगर लास्ट कॉल जिसकी है उसको उठा लेना चाहिए और उससे पूछताछ करो, वही कल्प्रिट यानी वही दोषी मिलेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
कई बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त का मर्डर हो और आपने लास्ट टाइम खुद फ़ोन करके हालचाल लिया, तो इस हिसाब से तो आपको भी जेल डाल देना चाहिए। तो कोई और ठोस सबूत मिले, कोई मोटिव मिले तो उठाया जाए। तो पुलिस वालों को लगा तो कि रुपिंदर उर्फ काटो को उठाना चाहिए, लेकिन कोई मोटिव, कोई ठोस सबूत तो मिले। लिहाजा पुलिस वालों ने जांच पड़ताल का जो दायरा है रुपिंदर उर्फ काटो के इर्द गिर्द घुमा दिया। उसके बारे में पता किया, इसकी लास्ट लोकेशन क्या थी वो पता की, तमाम जानकारियाँ इकट्ठा की। तो अंत में 24 तारीख को जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी उस जगह पे पता चला कि वहीं पे रुपिंदर उर्फ काटो का भी घर है, यानी उसी दिलबाग नगर इलाके में। और किस्मत का खेल देखी कि उसी दिलबाग नगर इलाके में एक कैमरा भी लगा हुआ था। पुलिस वाले जाते हैं, जाने के बाद उस कैमरे को खंगालते हैं और खंगालने में इत्तेफाक से दिलबाग नगर के उस कैमरे में काटो और हुकुमचंद और एक लड़का, यानी 2 लड़के और 1 लड़की कैद हो जाते हैं। यानी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि 8 तारीख की शाम को ये तीनों लोग एक साथ थे। अब यहाँ से पुलिस वालों को लगा कि चलो कुछ ठोस सबूत है, यहाँ से उठाना चाहिए। इसके बाद रुपिंदर उर्फ काटो को उठाया गया। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ हुई तो कुछ देर तक तो इसने घुमाया, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल थी नहीं। तो पुलिस की आवाज़ के सामने इसके सुर दब गए और ये अंत में टूट गई। और टूटने के बाद फिर इसने सारी बात कबूली और कहा कि साहब हाँ, मैंने ही मारा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि क्यों। तो इसके बारे में इसने बताया कि दरअसल जब हुकुमचंद यहाँ आया था किराए पे कमरा लेने, तो उसी दौरान यहाँ मैं भी रह रही थी। रहने के दौरान जो रुपिंदर उर्फ काटो थी वो हुकुमचंद के करीब आ गई, दोनों के बीच प्यार हो गया। प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि हुकुमचंद अब रुपिंदर से शादी करना चाहता था, उसके साथ भविष्य की ज़िंदगियाँ देखता था। परिवार वालों को उसने बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। रुपिंदर भी तैयार थी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन अभी 6 महीने पहले की बात है। इसी कहानी में एक तीसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम था संजीव कुमार। दरअसल संजीव कुमार उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला। वहीं से वो जाता है पंजाब और जाने के बाद इत्तेफाक से उसी दिलबाग नगर इलाके में भी रहने लगता है। रहने के दौरान इन दोनों की भी नज़रें चार हुई। अब नज़रें चार हुई तो फिर दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, नज़दीकियाँ बढ़ी। अब नज़दीकी ऐसी बढ़ी कि अब रुपिंदर हुकुमचंद को छोड़ के संजीव की तरफ आकर्षित हो गई। अब इधर हुकुमचंद जो शादी के लिए एकदम तैयार, उसके जहन में एक ही ख्याल था कि चाहे जैसे उन्हें शादी करनी है। इधर अब काटो पीछा छुड़ा रही, संजीव कुमार के साथ रहना चाह रही। तो बहरहाल ये कहानी कुछ इस कदर फंसती चली गई कि हुकुमचंद लगातार फ़ोन करता, काटो उसका फ़ोन इग्नोर करती, संजीव को बताती, संजीव भी गुस्सा होता। वक्त के साथ साथ लगातार हुकुमचंद फ़ोन करता रहा, बातचीत करने की कोशिश करता रहा, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ दिनों तक तो जब उसने कोशिश की तो काटो को लगा कि शायद प्यार है, लेकिन जब लगातार वो फ़ोन करता रहा तो फिर काटो को लगने लगा कि शायद अब यूं ही परेशान करता रहेगा, समझाने का बुझाने का इसके ऊपर कोई असर है नहीं, इसलिए इसके लिए कुछ ठोस करना चाहिए। तो ठोस में क्या? तो ठोस में जहन में यही ख्याल आया, इसको मार ही देते हैं। तो मारें कैसे? कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं। तो इसके लिए इन्होंने फिर प्लान करना शुरू किया। ये भी डर था कि कहीं दोनों लोग मिलकर मार पाएँ भी या ना मार पाएँ। तो इन्होंने फिर अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किया, अपने दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल किया। एक दोस्त जिसका नाम था संजीव, एक का नाम था संटी, एक का नाम था विनोद और ये प्रतापगढ़ का रहने वाला। ये तमाम लोग इस प्लान में शामिल होते हैं। होने के बाद अब ये होता है कि कत्ल करना है तो कैसे करना है। तो फिर ये हुआ कि रुपिंदर फ़ोन करके उसको बुलाए, बुलाने के बाद हम लोग मिलकर उसको मार देंगे। प्लान के तहत ही रुपिंदर फ़ोन करके बुलाती है। बुलाने के बाद फिर ये सारे लोग मिलके उसको एक खेत पे लेके जाते हैं और जाने के बाद उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद लाश को पराली के नीचे छुपा देते हैं और फिर सारी चीज़ें सामान्य करके अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब ये तमाम कहानी जब रुपिंदर ने सुनाई और अभी एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई, यानी कल, तो जब गिरफ्तारी हुई और ये तमाम कहानी सुनाई तो फिर ये जो भी लोग थे इनकी भी धरपकड़ का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग उठा लिए गए, कुछ लोग उठाने बाकी हैं। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा एक लूप होल, तो लूप होल यही है कि क्या जितने लोग शामिल हैं इस कहानी में, चाहे संजीव हो, चाहे संटी हो, चाहे विनोद हो, क्या सबको पता था कि कत्ल आज ही करना है, यानी प्री प्लान कत्ल था? या फिर ऐसा हुआ कि जो हुकुमचंद था चूँकि वो पहले से परेशान था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आया हो और उसने झगड़ा करने की कोशिश की हो और इन लोगों ने फिर जुट के मार दिया। हो सकता है कि रुपिंदर उर्फ काटो का प्लान रहा हो, संजीव का रहा हो, लेकिन ये तीनों ना जानते हो, लेकिन कत्ल इन सब ने मिलकर किया है। अब प्री प्लान था या नहीं था और कितने लोगों के जहन में था, ये अभी 2 दिन की
रिमांड मिली है पुलिस वालों के पास, 2 दिन में ये लोग क्लियर कर लेंगे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हो, लेकिन जाते जाते फिर कह दे रहा हूँ कि एक बार फेसबुक पेज पे ज़रूर जाइएगा, अपना प्यार दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। सब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, बंदे।